स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा 11th स्टैंडर्ड का जो टॉपिक है ना, ग्रेविटेशन में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। इससे पहले हमने जो केपलर्स लॉ के बारे में पढ़ा, हमने फोर्सेस के बारे में पढ़ा, है ना। हमने ये पढ़ा कि हमारी जो अर्थ है सोलर सिस्टम में सन के चारों तरफ इलेक्ट्रिकल फॉर्म में क्यों मूव करती है, सेंट्रीपिटल वाले जो फोर्सेस लगते हैं उस पे, है ना, उसके जरिए वो कैसे मूव करते हैं। केपलर्स ने जो 3 बेसिक लॉज जो दिए थे, जिसको लॉज केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन कहा जाता है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली में जो फोर्सेस होते हैं, मैंने बताया था कि फोर्सेस बहुत सारी तरह के होते हैं। जैसे मैंने दीवार पे हमने पेंट लगाया तो पेंट उस पे चिपक जाता है, वहां भी फोर्स होता है। हम जब यहाँ पर राइट कर रहे हैं ना, लिख रहे हैं ना, चौक का जो पार्टिकल्स है ना, जो भी पार्टिकल्स है, तो इसने अपने चार्ज को, एक एटम्स को बाहर निकाला और इसके एटम से जाके वो टैग हो गया। यहां भी एक फोर्स काम कर रहा है। जब हम चलते हैं ना, व्हेन वी वॉक एट दैट टाइम देयर विल बी अ फोर्सेस, जिसको फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं, जिसके चलते हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर ये फोर्स काम ना करे तो हम गिर जाते हैं, ठीक है। तो ये भी यहाँ भी एक तरह का फोर्स काम करता है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो हमारे लाइफ में बहुत सारे फोर्सेस होते हैं, जिसके बारे में अगर मतलब उसको अगर हम लोग याद करना चाहें ना तो बहुत ही डिफिकल्ट होती है। तो हमारे साइंटिस्ट ने इस फोर्सेस को नैरो डाउन कर दिया और फोर्सेस को बेसिकली 2 पार्ट में ब्रेक किया। एक वैसे फोर्सेस जो हमारे वर्ल्ड में दिखते हैं, जिनका एक्सपीरियंस हम करते हैं, है ना, और वैसे फोर्सेस जो हमारे वर्ल्ड में नहीं है बट वो फोर्सेस होते हैं, तो जिसको बोलते हैं ना हम लोग क्या, कि जो हमारे आंखों से दिखती है और एक जो हमारी आंखों से नहीं देखती है। तो लाइफ में 2 तरह की फोर्सेस हमने पढ़ा। एक फोर्सेस वैसे फोर्सेस होते हैं जिनको हम लोग मैक्रोस्कोपिक बोलते हैं, है ना, मैक्रोस्कोपिक। मैं सिर्फ यहां राइट करूंगा मैक्रोस्कोपिक फोर्स के बारे में, और अगला जो फोर्सेस है उसका नाम है माइक्रोस्कोपिक फोर्सेस। ये माइक्रोस्कोपिक फोर्सेस कौन से फोर्सेस होते हैं, तो ये वैसे फोर्सेस होते हैं जो इनसाइड द न्यूक्लियस के इनसाइड में जो फोर्सेस लगते हैं, है ना, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में, है ना। तो ये 2 तरह की फोर्सेस होती है। माइक्रोस्कोपिक का जो टाइप्स होता है, लेकिन बेसिकली हम यहां देखेंगे मैक्रोस्कोपिक फोर्सेस क्या क्या होते हैं। तो इसमें मैक्रोस्कोपिक फोर्सेस में सबसे जो बेसिक 2 फोर्सेस होते हैं, है ना, उसमें हमारा कौन आता है, तो पहले नंबर पे आता है ग्रेविटेशनल फोर्सेस। दिस इज द फोर्स अबाउट we have to study in this class. Gravitational forces, okay. And the second force is called electrical forces. So these are the 2 forces which is very important for you, okay students। इसमें हम क्या देखते हैं कि इस फोर्स की अगर हम बात करते हैं, है ना, तो इसमें 2 तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना। इसमें 2 तरह की कैरेक्टरिस्टिक इसमें भी है। तो हम इसकी बात करते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस वैसे फोर्सेस को कहा जाता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगाती है, और उस फोर्स का मीनिंग ही यहां पर ये है कि अगर वो फोर्स अप्लाई कर रही है, इट मींस या तो वो पुल कर रही है या तो वो पुश कर रही है, या तो वो पुश कर रही है या तो वो पुल कर रही है। यही 2 चीज होता है। बट बेसिकली ये देखा गया ग्रेविटेशनल फोर्सेस में पुल जो होता है, पुल का मतलब क्या होता है, अपने तरफ फोर्स लगाना। पुश का मतलब अपने से दूर फोर्स लगाना। तो पुल का मतलब होता है अपने तरफ फोर्स लगाना। ये अपने तरफ वाला जो फोर्स होता है ना, वही ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है, क्योंकि उसमें जो अपने तरफ वाला फोर्स होता है उसको कहते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में अट्रैक्टिव फोर्स, यानी उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। ये अट्रैक्टिव फोर्स किस पे लगाता है, तो हमने देखा कि एक ऑब्जेक्ट यहां पर है, एक ऑब्जेक्ट यहां पर है, ये दोनों ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट भी उस पे फोर्स लगा रही है, वो ऑब्जेक्ट भी इस पे फोर्स लगा रही है। इसका मतलब इन दोनों में ऐसे कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके चलते दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रही है। तो हमने उसको ढूंढा, हमने सर्च किया और पाया कि दोनों ऑब्जेक्ट के पास एक ही तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी इसके पास कंटेंट है। इसके पास भी क्या है, कंटेंट है, और ये दिस कंटेंट इज नथिंग बट मास। इसके पास क्या है, एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको बोलते हैं मास। यानी एक मास वाली ऑब्जेक्ट दूसरे मास वाली ऑब्जेक्ट पे क्या कर रही है, फोर्स अप्लाई कर रही है। कैसा फोर्स अप्लाई कर रही है, अपने तरफ खींचने वाला फोर्स अप्लाई कर रही है। ये अपने तरफ खींचने वाली फोर्स क्या होती है, तो ये अपने तरफ खींचने वाली फोर्स का नाम हमने क्या रखा, हमने ये नाम जो भी रखा, हमने देखा कि इसके पास भी मास है, इसके पास भी मास है, यानी फिजिक्स की लैंग्वेज में हमने देखा इसकी ग्रेविटी है,
इसकी भी ग्रेविटी है, इसकी बड़ी ग्रेविटी है, इसकी छोटी ग्रेविटी है। ये भी हो सकता है कि इसकी छोटी ग्रेविटी हो सकती है, उसकी बड़ी ग्रेविटी हो सकती है। ग्रेविटी के चलते, ग्रेविटी बड़ी है बट इसमें कंटेंट है, इसके पास मास है, तो ग्रेविटी के द्वारा जो फोर्स लगता है, हमने क्या बोला, ग्रेविटेशनल फोर्स कहा उसको। तो एक हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, है ना, जो क्या करता है, अपने तरफ से क्या करता है, उसको खींचता है। दूसरी बात अगर हम करते हैं, यहां पर इलेक्ट्रिकल चार्ज की बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल चार्ज में हमने देखा कि अगर हमने एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला और ये इलेक्ट्रॉन अगर दूसरे एटम के पास चला गया, तो पहले तो एटम, दो एटम हमारे पास है, दोनों में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। यहां भी क्या है, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। यहां भी नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज हमारा नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज के बराबर है। वंस आई जस्ट emit one electron from this atom by any source, किसी भी सोर्स से हमने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, जो फ्री इलेक्ट्रॉन से इसके बाहर एक निकल गया, तो इसके पास पॉजिटिव की संख्या ज्यादा हो गई, ये इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम में गया, उसके पास नेगेटिव की संख्या ज्यादा हो गई। While I am writing on this board, the one charge of this chalk is coming out from this chalk and going inside, going on the surface of this board, so this board become charge and this chalk is also become charge। ये बहुत ही कम होता है, हमें पता नहीं चलता है, बट यहाँ पर चार्ज है। इसको मेजर करने के लिए हमारे पास apparatus चाहिए स्ट्रॉन्ग वाला। तो हमने क्या देखा, ये चार्ज, ये चार्ज, तभी तो टिक रहा है ना उस पे, यहाँ पर है, अदरवाइज ये फिसल जाता, पिघल जाता। कोई ना कोई चार्ज है ना। हमने देखा दोनों फोर्स अप्लाई करते हैं। ये क्या करता है, ये अट्रैक्शन भी करता है, रिपल्सन भी करता है। ये डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ चार्ज कैसा है। जहां पर इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है वहां इलेक्ट्रिकल फोर्स लगता है। बट ये दोनों के दोनों फोर्स हैं, लेकिन दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है। ये जहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वहां फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है। अब वो मोशन है कि क्या है उसके बारे में हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। जहां पे इलेक्ट्रिकल चार्ज होगा वहां इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा, जहां मास होगा, जहां कंटेंट होगा, वहां पर ये फोर्स लगेगा। बट हमने देखा, हम इसमें भी पढ़ेंगे आगे की क्लास में, हम बताएंगे इसके बारे में आपको कि यहां जो फोर्सेस लगते हैं वो किस पे डिपेंड करता है, चार्ज, दोनों ऑब्जेक्ट का जो चार्ज होगा और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा। इसमें जो पढ़ेंगे हम लोग, यहां हम देख रहे हैं कि दोनों का मास होगा और यहां पर जो डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ द ऑब्जेक्ट यहां भी होगा। लेकिन हमने देखा इन दोनों फोर्सेस में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिकल फोर्स है। इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना मजबूत होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से, हमने उसको मेजर किया, हमने सर्च किया, हमने पाया 1 पर 1 जीरो उसके बराबर होगा नहीं, 2 जीरो बराबर होगा नहीं होगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 हमने पाया ये 1 पर 37 जीरो अगर हम लगा देते हैं उसके बराबर होता है इलेक्ट्रिकल फोर्सेस, यानी 10 to the power 37 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है हमारा वो 10 to the power 37 टाइम्स, यानी 1 पर 37 जीरो लगा दो। अगर ये 1 न्यूटन का है फोर्स और उसको अगर 10 to the power 37 से मल्टीप्लाई कर दो उस 1 न्यूटन को, तो अगर ये 1 न्यूटन है तो ये 10 to the power 37 न्यूटन हो सकता है। ये फोर्स होगा, इतना मजबूत होता है, तभी तो इसको खींच नहीं पा रहा है। ग्रेविटी, इसके पास क्या है, मास इसके पास भी है, इसके पास माइनर मास है, बट इसको खींच नहीं पा रही है। जबकि हम यहां पर हैं, ये बोर्ड यहां पर है, बोर्ड से ज्यादा मास इस अर्थ का है, तो अर्थ उसको क्या कर सकती है, खींच सकती है ना, बट नहीं खींच रही है। क्यों? क्योंकि उसके पास मास वाली प्रॉपर्टी है, इसके पास चार्ज वाली प्रॉपर्टी है। यहां इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है, वहां ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टी है, उसको नहीं खींच पाती है क्योंकि 10 to the power 37 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है ये फोर्स, दैट्स व्हाई इसको नहीं खींच सकती है। आगे जो भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन होगा अगले क्लास में हम देखेंगे। फिलहाल में हमको ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में डिस्कशन करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो देखते हैं आगे। ये तो इंट्रोडक्शन था, अब हम देखते हैं कि एक्चुअली में हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है। हमने ये तो बता दिया कि ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करने हेतु कौन कौन से कंडीशंस होना चाहिए, ये चीज हमने देखा। यह फोर्स किसी भी दो स्टार के बीच लग सकता है, दोनों के पास मास है, दोनों के बीच डिस्टेंस है। एक स्टार एक प्लैनेट्स के बीच लग सकता है, सन और अर्थ के बीच लगता है, हमारे और अर्थ के बीच लगता है, तुम्हारे और अर्थ के बीच लगता है। अदरवाइज हम लोग अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो हम जंप करते ऊपर ही चले जाते, नहीं आते वापस। लेकिन ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि इसने इस पे फोर्स अप्लाई किया कि यूनिवर्स में, आप यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ आपको ये फोर्स मिलेगा। दैट्स व्हाई दिस फोर्स इज आल्सो नोन एज यूनिवर्सल फोर्स, इसको यूनिवर्सल फोर्स कहा जाता है।
और इन्होंने जो नियम बनाया, मतलब ये तो न्यूटन का ही देन है ना, जो इन्होंने नियम बनाया उसके अकॉर्डिंगली अगर देखते हैं कि अगर दो पार्टिकल्स है हमारे पास, आर डिस्टेंस पे अगर वो क्या होता है, मतलब सिचुएटेड है, तो पहले इसको लिखते हैं टू पार्टिकल्स having their masses m1 and m2 at the distance of r, apply a force of attraction, ठीक है, यहां पर क्या अप्लाई कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे पे अप्लाई करता है, ईच अदर। ये स्टेटमेंट हमारा ग्रेविटेशनल, दिस मेथड इज कॉल्ड, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको बोलते हैं। तो आगे आप इसको राइट कर लेना कि दिस फिनोमेना इज कॉल्ड मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। और ये जो फोर्स होता है इसको पहले कर लेते हैं, दिस फोर्स इज, दिस ये कौन सा फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, तो यहां पर राइट कर लो आप, दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट या proportional to प्रोडक्ट ऑफ बोथ मासेस। पहला कंडीशन क्या है, ये दोनों के प्रोडक्ट ऑफ मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब हम इसको थोड़ा सा स्टेटमेंट जो आप अगर आपने नोट कर लिया है, या फिर मैं ऊपर की तरफ देख लेता हूं, थोड़ा सा मेन जो टॉपिक है उसको ही हटा देता हूं। अब आप यहां देखोगे तो हम यहां राइट कर सकते हैं, वी कैन राइट हियर द ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द बोथ मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये है ना, ये हो गया। अब इसके बाद इन्होंने बताया था कि मास के बारे में इन्होंने बता दिया। अब इन्होंने एक और लॉ इसी में, मतलब इसका दो पार्ट है, एक हमारा पार्ट मास से रिलेटेड है और दूसरा पार्ट दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना उसके बारे में है। तो अभी जो दोनों के बारे में, जो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना उसको इनवर्स स्क्वायर लॉ कहा जाता है। ये पहला पार्ट था, अब ये दूसरा पार्ट इसी में है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये क्या होता है एक्चुअली में, तो ये फोर्स जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये क्या कहता है, दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज inversely proportional to square of distance between them। यानी ये जो फोर्सेस है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r² का, ठीक है। अब हम इसको आराम से इरेज करते हैं। अब दोनों को कंबाइन करते हैं, ये दोनों को हमने कंबाइन किया, ऑन कंबाइनिंग what we can get, force is directly proportional m1 m2 upon r²। और मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंगली अगर हम यहां से प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट नंबर आता है जिसको g कहते हैं, है ना, m1 m2 अपॉन r²। यही हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ना। और यहां जो g का वैल्यू आया है ये क्या बता रहा है, तो g के वैल्यू को हम लोग देखेंगे पहले यहां पर, जस्ट अ सेकेंड, g के वैल्यू को हम देखते हैं यहां पर, वेयर g इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। इसका एसआई यूनिट आप यहां से निकाल सकते हो, क्योंकि इसका हम लोग, ये पहला कांस्टेंट है, इसका एसआई यूनिट हम निकालेंगे अभी तक के सिलेबस में, आगे और भी मिलेंगे,
है ना, जिसका एसआई यूनिट निकालते हैं। ये जी का वैल्यू अगर निकालोगे न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी इंटू केजी पर केजी स्क्वायर, यहां लिख लेते हैं, बाद में हम इसको देखते हैं। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये इसका वैल्यू है। और ये जो जी है ना, यूनिवर्सल कांस्टेंट कहलाता है। ये क्यों कहलाता है? क्योंकि हमने दो ऑब्जेक्ट लिया, ये दोनों ऑब्जेक्ट एक प्लैनेट हो सकता है, एक स्टार हो सकता है, दोनों प्लैनेट हो सकते हैं, दोनों स्टार हो सकते हैं, एक हमारा एस्ट्रॉइड्स हो सकता है, दूसरा प्लैनेट्स हो सकता है, एक हमारा सैटेलाइट्स हो सकते हैं, नेचुरल या जो भी हो जिसके पास मासेस होते हैं। कोई भी दो को अगर आप कैलकुलेट करते हो तो जो यहां पे फोर्सेस आप निकालोगे, मतलब आप एक दो ग्रुप बना लो ए और बी, ग्रुप ए में आपने दो प्लैनेट्स लिया और ग्रुप बी में भी आपने दो प्लैनेट्स लिया, दोनों का आप फोर्सेस निकाल रहे हो, तो दोनों का जो भी फोर्सेस आप निकालोगे ना, ध्यान देना, इसका जो वैल्यू होगा, है ना, उसमें जो सेकंड ग्रुप में जो वैल्यू आएगा, तो आपको जी का वैल्यू दोनों में, अगर आपको पता है कि दो ग्रुप है आपके पास, एक ग्रुप में पता है कि फोर्स कितना है, मास कितना है, डिस्टेंस कितना है, ये सब पता है, आपने वहां कैपिटल जी का वैल्यू निकाल लिया। आप दूसरे ग्रुप में जा रहे हो, वहां भी मास दोनों का पता है, डिस्टेंस बिटवीन देम पता है, फोर्स कितना लग रहा है वो भी पता है, वहां भी तुमने जी निकाला, दोनों का जी क्या होगा? कांस्टेंट। यानी किसी दो को आप ले लो, पूरे यूनिवर्स में किसी दो को ले लो, वहां कैपिटल जी का वैल्यू कांस्टेंट आएगा। दैट्स व्हाई जी इज नोन एज यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, उसको बोलते हैं। अब इसका एसआई यूनिट आप निकाल सकते हो, जैसे हमने वहां पर बताया, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ जी का वैल्यू हम लोग 1 नहीं लेंगे, याद रखना, क्योंकि हमें यहाँ पे बहुत सारे वैल्यू पता है, लगभग सारा वैल्यू पता है, इसीलिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पर एसआई यूनिट इसका बनाना होता है। हम एसआई यूनिट बना के आपको दिखाते हैं एक बार, ये तो हो गया है, देख लो। यहाँ पर अगर हमें एसआई यूनिट कैलकुलेट करना है, यहाँ पर किसका? कैपिटल जी का, यहाँ से फॉर्मूला निकाल लो, क्या हो जाएगा? एफ इंटू आर स्क्वायर, एफ डॉट आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, यही होता है ना। फोर्स का क्या होता है? न्यूटन, इसका क्या होता है? मीटर स्क्वायर, आर का स्क्वायर है ना, और ये क्या होगा? केजी इंटू केजी, केजीएफ नहीं है भाई, केजी है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये जाएगा ऊपर तो -2 हो जाएगा, और इसको आप ऐसे कर लो, पर केजी स्क्वायर हो गया। सो ये वैल्यू हमारा आता है जब इसको कैलकुलेट आप करते हो, तो सीधी सी बात है ना। तो ये हमने क्या देखा, ये हमने यहां पर देख लिया किसमें जो फोर्सेस लग रहे हैं, है ना, वो कैसे हो रहे हैं। एक और बात है, जी का वैल्यू जो होता है, जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, अगर आपने यहां पर m1 m2 का वैल्यू 1 ले लिया, डिस्टेंस को भी 1 ले लिया, तो हमारा जी का वैल्यू क्या होगा? 1 न्यूटन हो जाएगा, मतलब इसके बराबर होगा, जी का वैल्यू हमारा 1 आएगा। तो हम यहां लिख सकते हैं कि जी इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय 1 kg ऑफ मास। इसको लिखते हैं, थोड़ा सा स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको लिख भी सकते हो, क्या लिख सकते हो कि G इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय 1 kg, G इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय 1 kg ऑफ मास, यानी 1 kg जिसका मास है ना, वो जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, है ना, किसके द्वारा? ड्यू टू अनदर, यानी 1 kg का जो मास है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा दूसरे 1 kg से, 1 kg ऑफ मास, है ना, और दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा? 1 मीटर, केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ मीटर, 1 मीटर का डिस्टेंस भी होगा, और तब हम निकालते हैं जो कैपिटल जी का वैल्यू, उस केस में क्या मिलता है? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ये होता है कैपिटल जी का वैल्यू, इस तरह से हमने निकाला। अब हमने देखा कि जो हम दो चीज लेते हैं कि अर्थ का जो मास है वो बहुत ज्यादा है, तो फोर्स कितना होगा? वो भी ज्यादा ही होगा ना। अब एक चीज और है, इसके डायरेक्शन को कैलकुलेट करना बहुत जरूरी होता है कि फोर्स का जो डायरेक्शन है ना, ग्रेविटेशन का फोर्स तो लग रहा है, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन कितना होता है, तो देखते हैं डायरेक्शन को भी, थोड़ा सा डायरेक्शन देख लेते हैं, उसके बाद अपना क्लास ओवर करेंगे। पहले देखते हैं कि फोर्स का जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशन का, है ना,
वो कितना है, मतलब किस डायरेक्शन में है, डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर सपोज कर लो हमारे पास r डिस्टेंस है ना, यहां पर m1 है, यहां पर m2 है, दोनों एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेगा। तो याद रखना जब दोनों एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करता है तो हम अगर बात करते हैं कि ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला है, अगर हमने ये हमको निकालना है डायरेक्शन, हमको ये भी निकालना है डायरेक्शन फोर्स का, तो फोर्स किसके चलते इस पे लग रहा है, ड्यू टू 1 ऑन 2, ड्यू टू 1 ऑन 2, यानी जिस पर फोर्स लगता है पहले उसको हम लोग लिखते हैं, यानी फोर्स ऑन सेकंड ऑब्जेक्ट ड्यू टू फर्स्ट। यहां पर क्या होगा, फोर्स ऑन फर्स्ट ऑब्जेक्ट ड्यू टू सेकंड। अब एक और बात है, जब यहां डिस्टेंस की बात करते हैं तो अगर हम इसको लेके चलते हैं कि फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू 1 अगर करते हैं, उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में भी हमको समझना है ये सेम चीज होगा, फिर ये r इसके केस में भी हो जाएगा 1 2। सो हम देख रहे हैं ना कैसे, याद रखना जब भी डायरेक्शन हम लिखते हैं तो जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है, ये क्या है, ये किसको बता रहा है, ऑन, ये किसको 1 किसको बता रहा है, बाई, यानी जिसके द्वारा लगता है वो बाद में लिखे जाते हैं, जिस पर लगता है उसको पहले सबसे पहले लिखा जाता है। सो दिस इज द मेथड हाउ टू राइट द डायरेक्शन, हाउ टू कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। और भी आप कर सकते हो, जैसे यहां से दो फोर्सेस लग रहे हैं, अगर आप इसको लेते हो, यहां पर m1 है ना, अगर यहां m3 है और यहां m2 है, ओके स्टूडेंट्स। और हमने क्या बोला, डायरेक्शन दे रखा है, ये फोर्स का डायरेक्शन है, अब आपको बताना है यहां पर कि फोर्स का वैल्यू क्या होगा। तो सिंपल सा फंडा है, यहां जो फोर्स लग रहा है यहां भी फोर्स लग रहा है, आप बताओ मुझे ये जो फोर्स होगा इसका क्या वैल्यू होगा, किस पे लग रहा है, 2 पर, किसके द्वारा लग रहा है, 1 पे, ये किस पे लग रहा है, 3 पे, 3 पे लग रहा है किसके द्वारा, 1 के द्वारा, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो गया इसका, है ना। ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमने क्या बताया, 3 पे लग रहा है 1 के चलते, है ना, किस पे लग रहा है, 3 पे लग रहा है 1 के चलते, ओके स्टूडेंट्स। अब हम यहां पर जो हमने वहां पर निकाला था, कैलकुलेशन जो हमने किया था कि फोर्स का जो वैल्यू है कैपिटल G m1 m2 अपॉन r², और ये डायरेक्शन कौन बताता है, वेक्टर फॉर्म बताता है ना, वेक्टर फॉर्म ही हमें बताएगा ना। अब यहां पर अगर हमें निकालना है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकंड, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, m1 m2 अपॉन r²। एक और बात है, हमें r² के बारे में देखना है, तो एक तो तरीका है, या तो आप r² ऐसे लिख लो आप, ठीक है, और दूसरा किस पे लग रहा है, जस्ट अपोजिट 2 और 1, ये क्या है, कैप यूनिट वेक्टर कहा जाता है। आपको पता है यूनिट वेक्टर क्या होता है, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा था, और फिजिक्स में भी फर्स्ट मतलब इसको पढ़ाया जाता है बेसिक मैथमेटिक्स में, है ना। यहां जो हमारा यूनिट वेक्टर होता है, अगर हम उसको ए कैप मानते हैं तो ये क्या होता है, फुल वेक्टर डिवाइड मॉडुलस ऑफ ए। तो आप जरा ध्यान देना, मॉड का मतलब क्या होता है, स्क्वायर होता है ना, और ये पूरा फुल वेक्टर है ना हमारा, ये किस में आएगा, ये हमने देखा यहाँ पर वेक्टर के फॉर्म में हमने लिखा हुआ है उसको, वेक्टर के फॉर्म में, तो ये कैप क्या बता रहा है, यूनिट वेक्टर को बता रहा है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो इसको वेक्टर फॉर्म में, और भी वेक्टर फॉर्म में हम आगे क्लास में देखेंगे, हमको बस थोड़ा सा देखना था, है ना। तो हमने देखा यहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में देखा, और अगले क्लास में देखेंगे वेक्टर नोटेशन वगैरह कैसे होता है, और वेक्टर से रिलेटेड, वेक्टर जब आता है तो डायरेक्शन कैसे चेंज हो रहा है ना, उसको भी देखेंगे अगले क्लास में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।